तो चैप्टर 2 में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, FCCB जिसको बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म भी पूछता है कई बार। और फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड आर फॉरेन करेंसी यूजली डॉलर डिनोमिनेटेड कन्वर्टेबल डेट पेपर issued by company in international market. Okay, the instrument are to be understood the way convertible. Okay, means इस ये जो शेयर जो बॉन्ड्स होते हैं वो ऑर्डिनरी शेयर्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और जो भी गाइडलाइन होता है ना ऑफशोर में इशूड करने का, वो RBI प्रेस्क्राइब करती है गाइडलाइन। तो ये चीज याद रखिएगा। एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑन द बॉन्ड इज इन फॉरेन करेंसी। जो पेमेंट होता है ना बॉन्ड के इंटरेस्ट का और रीपेमेंट, तो ये होता है फॉरेन करेंसी में। इसलिए इसमें हमेशा करेंसी रिस्क बना होता है। ठीक है, वंस द कन्वर्जन ऑफ इंस्ट्रूमेंट हैपन इन इक्विटी, यानी कि जो बॉन्ड है वो इक्विटी में चेंज हो गया, तो जो डिविडेंड होता है वो पेड होता है इंडियन रुपीज में। ठीक है, जो इन्वेस्टर को ऑब्लिक होता है। ठीक है, पीछे घूमो, पीछे 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 घूमो, पीछे घूमो। प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। फिर होता है इक्विटी लिंक डिबेंचर्स। इक्विटी लिंक डिबेंचर आर फ्लोटिंग रेट डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड कैसे पेड होता है? बेस्ड ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी असेट सच एज निफ्टी, सेंसेक्स और इंडिविजुअल स्टॉक। ठीक है, द इशूअर ऑफ बॉन्ड इन्वेस्ट अ प्री डिटरमाइंड पार्ट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट कलेक्ट एज फिक्स इनकम सिक्योरिटीज। ठीक है, लाइक बॉन्ड। ओके, विच प्रोवाइड प्रिंसिपल प्रोटेक्शन। तो कुछ पार्ट को वो बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट करता है, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स रहता है उसको यूज करते हैं टू बाय ऑप्शन विच प्रोवाइड द एक्सपोजर टू रिटर्न ऑफ इक्विटी। ओके, ठीक है, these instruments are generally structured in a way to give full capital protection with provision for equity participation. Okay? These instruments still carry credit risk. Okay? फिर होता है CLD। तो CLD में क्या होता है? कमोडिटी लिंक डिवेंचर्स में जो मोस्टली जो मनी होता है वो कमोडिटीज में इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, जो लिंक होते हैं ना कमोडिटी लिंक, कमोडिटी से लिंक होता है लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है कि दे प्रोवाइड द इन्वेस्टर अपॉर्चुनिटी टू अर्न रिटर्न फ्रॉम कमोडिटी मार्केट। इनको अवसर ये मिलता है कि आप कमोडिटी मार्केट से भी रिटर्न जनरेट कर सकते हैं और अपना कैपिटल को भी, इनिशियल कैपिटल को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर होता है मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज एंड असेट बैक सिक्योरिटीज। बोथ आर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशंस के द्वारा इशूड किए जाते हैं अगेंस्ट द रिसीवेबल और कैश फ्लो, सच एज होम लोन, ऑटो लोन, रेंट रिसीवेबल एंड क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल। तो ये याद रखिएगा कि किसके अगेंस्ट इशू किए जाते हैं? होम लोन, ऑटो लोन, रेंट रिसीवेबल एंड the cash flow accruing from these assets are used to meet the interest and principal repayment obligation on the bond issue. ठीक है, the issuer is able to create liquidity in otherwise illiquid asset by securitizing them. Okay, और ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो क्रेडिट रेटेड होते हैं और लिस्टेड भी होते हैं स्टॉक एक्सचेंज। ओके, फिर सबसे इंपॉर्टेंट है रियल राइट एंड इनवाइट। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट and infrastructure investment trust are investment vehicles that pool money from various investors and invest in revenue generating real estate product। यानी कि ये इन्वेस्टर से पैसे कलेक्ट करते हैं, उनको इन्वेस्ट कहाँ करते हैं? रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं। ठीक है, और ये एज अ ट्रस्ट काम करते हैं।
द इशू यूनिट, आपको एज अ इन्वेस्टर आपको यूनिट इशू होगा, इनको बहुत अच्छा फेवरेबल टैक्स ट्रीटमेंट मिलता है, ठीक है, एज लॉन्ग एज दे मीट द नेसेसरी रेगुलेटरी गाइडलाइन, और regulation stipulate minimum amount of asset that have to be held in the form of revenue generating asset. REITs में 80% of assets should be held in the form of real estate, ठीक है, इसको याद रखिएगा 80%। और INBs में regulation stipulate 90% of unit capital should be invested in revenue generated infrastructure project। तो ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि द ट्रस्ट हैज टू डिस्ट्रीब्यूट द एटलीस्ट 90% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस कैश फ्लो टू द यूनिट होल्डर। ओके, आपको 90% तक का जो डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस कैश फ्लो है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। ऑल क्लियर यहां तक सर? फिर होता है कमोडिटी। कमोडिटीज आर बेसिकली मटेरियल और गुड्स जो कि लार्जली होमोजीनियस नेचर होता है। These goods are interchangeable with other goods of the same time। जैसे the bar of gold is commodity, एक जो बार है वो गोल्ड कमोडिटी है, लेकिन ज्वेलरी जो बनी होती है वो कमोडिटी नहीं होती। दिस इज बिकॉज इन्वेस्टर वुड बी इंडिफरेंट टू डिफरेंट बार ऑफ गोल्ड, ठीक है, एज देयर क्वालिटी एंड क्वालिटी रिमेन सेम, ठीक है। और ज्वेलरी के बेस पे क्या होता है कि बायर प्रिफर करता है वन डिजाइन टू अदर, ठीक है। कमोडिटी दो टाइप की होती है, हार्ड और सॉफ्ट। हार्ड कमोडिटी कौन सी होती है? जो नेचुरल रिसोर्स जिसको माइन या एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जस्ट लाइक मेटल एंड क्रूड ऑयल। सॉफ्ट कमोडिटीज ऑन द अदर हैंड रिफर टू कमोडिटी दैट आर ग्रोन जस्ट लाइक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ठीक है। तो सॉफ्ट कमोडिटी इंक्लूड ग्रेन एंड पल्सेस। कमोडिटीज आर लार्जली ट्रेडेड गुड दैट आर मीन फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर कंजप्शन। कमोडिटी से बहुत सारी चीजें बनती है, ठीक है। इन्फ्लेशन एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी आर डायरेक्टली रिलेटेड होता है ना, इन महंगाई और जो कमोडिटी का प्राइस है डायरेक्टली लिंक होता है। तो अगर आप कमोडिटीज में इन्वेस्ट करते हैं तो आप रियल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कमोडिटीज को स्टोर करने में बहुत ज्यादा कॉस्ट आता है, ठीक है, कुछ कमोडिटीज को, मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज, तो वो सुटेबल नहीं होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। ऑल क्लियर यहां तक? ओके। फिर होता है प्रीसियस मेटल। प्रीसियस मेटल्स में क्या आते हैं? गोल्ड एंड सिल्वर, क्योंकि ये लंबे समय तक अपनी वैल्यू प्रिजर्व करके रख सकते हैं। बहुत सी कमोडिटीज का लाइफ होता है शॉर्ट, लेकिन प्रीसियस मेटल बहुत लंबे समय तक आप रख सकते हो, ठीक है। और स्टोरेज कॉस्ट भी, प्रीसियस मेटल को स्टोर करने का कॉस्ट भी बहुत कम आता है, ठीक है। फिर होता है कमोडिटी ईटीएफ। जैसे स्टॉक के इक्विटी इंडेक्स के ईटीएफ आते हैं, वैसे कमोडिटी ईटीएफ इज अ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड दैट इन्वेस्ट फुल इन्वेस्टमेंट इन द रेंज ऑफ फिजिकल कमोडिटी। तो इसमें क्या होता है कि अपन पूल जो पैसे कलेक्ट करते हैं इन्वेस्टर से, पूल्ड इन्वेस्टमेंट, उसको अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं फिजिकल कमोडिटी, ठीक है। कमोडिटीज ईटीएफ में सबसे इंपॉर्टेंट है गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। फिर होता है मैनेज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाय और सेल असेट एट स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट एट स्पेसिफाइड प्राइस। जैसे अपन जाते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को अपन बाय और सेल करते हैं, आपको एक्सपायरी डेट तक उसको रखना होता है या आप उससे पहले भी बाय सेल कर सकते हैं। उसका कॉन्ट्रैक्ट प्री डिटरमाइन होता है, ठीक है, उसका लॉट साइज स्टैंडर्ड का होता है। एक इन्वेस्टर को गेन मिलता है अगर प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है। अगर आपने बाय विदाउट बाइंग द प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट बाय नहीं करना, आपने फ्यूचर बाय किया और अगर प्राइस ऊपर गया तो आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर आपने बाय किया है और सेल किया है तो नीचे जाएगा तो प्रॉफिट होगा। तो मैनेज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रिफर टू अ पोर्टफोलियो ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट दैट आर एक्टिवली मैनेज बाय प्रोफेशनल। नाम से समझ में आ रहा है कि मैनेज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वो है जिसे प्रोफेशनल्स के द्वारा मैनेज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी खरीद बाय सेल कर रहा है, ठीक है। ऑल क्लियर?
फिर नेक्स्ट होता है वेयर हाउस रिसिप्ट। वेयर हाउस रिसिप्ट क्या होता है? इज द डॉक्यूमेंट दैट शो प्रूफ ऑफ ऑनरशिप ऑफ गुड्स। जैसे अपन ने गुड्स को वेयर हाउस में रखा, उसके बदले अपने को रिसिप्ट मिल गई, वो होती है वेयर हाउस रिसिप्ट। वो निगोशिएबल भी होती है और ट्रांसफरेबल भी होती है। जिसके पास वो रिसिप्ट होगी उसको उनके ऊपर गुड्स का राइट है। ठीक है। फिर होता है स्ट्रक्चर ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। इसमें एक होता है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में जैसा अपन ने देखा था कि न्यू सिक्योरिटीज इशू होती है ना। सेकेंडरी मार्केट में फैसिलिटेट ट्रेड इन ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज। तो सेकेंडरी में जो ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज है उसमें ट्रेड होती है। ठीक है। जो इनेबल करता है इन्वेस्टर टू टू एग्जिट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट और न्यू इन्वेस्टर टू बाय द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। वे टू इशू सिक्योरिटीज मार्केट। पहला होता है पब्लिक इशू। सिक्योरिटीज आर इशू टू द मेंबर टू द पब्लिक। ठीक है। जो भी एलिजिबल होते हैं वो इन्वेस्टमेंट कर सकते। ठीक है। फिर होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है। A initial public offer of share or IPO is the first sale of corporate common share to the investor at large sum। ठीक है। ये क्या होता है कि मैक्सिमम जो है पब्लिक ऑफर में कि आपने कॉमन शेयर्स इशू किए हैं पब्लिक। ठीक है। सेबी का इसमें रूल्स रहता है। इसको शायद अपन ने लास्ट क्लास में भी देखा था। सेबी रेगुलेशन आर आल्सो स्पेसिफाई द proportion of share to be allocated to different class of shareholder। ठीक है। आई थिंक अपन ने इसको लास्ट क्लास में कवर किया था। ओके। ठीक है। ये अपन यहां से पढ़ना था। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। ठीक है। एक है हेज फंड। तो हेज फंड इज द इन्वेस्टमेंट व्हीकल दैट पूल कैपिटल फ्रॉम नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है। इन्वेस्ट दैट अक्रॉस द सेट, अक्रॉस द प्रोडक्ट एंड अक्रॉस द जियोग्राफी। ठीक है। तो हेज फंड में जो इन्वेस्टमेंट व्हीकल होता है जिसमें पैसे कलेक्ट किए जाते हैं, उसमें नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं अक्रॉस द असेट, अक्रॉस द प्रोडक्ट, अक्रॉस द जियोग्राफी। यानी कि उनको कोई देश से ऐसा कोई कंट्री से बाउंड नहीं होते, कोई प्रोडक्ट से बाउंड नहीं होते, कोई असेट से नहीं। जहां उनको प्रॉफिट दिखता है, जहां उनको लगता है कि रिटर्न अच्छा जनरेट होगा, वहां पे वो इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। जैसा हेज फंड में यहाँ लिखा है, द टर्म हेज फंड इज मिस नॉर्मर एज दिस फंड में नॉट नेसेसरी भी है। जैसा हेज फंड्स लिखा हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो हेज में इन्वेस्टमेंट। ठीक है। फिर होता है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। देयर आर प्राइवेट पूल इन्वेस्टमेंट स्कीम दैट invest in various assets such as real estate, private companies, commodities and other alternative investment। ठीक है। The term alternative typically all other assets excluding listed securities। तो यहाँ पे अल्टरनेटिव में क्या होता है कि आप लिस्टेड सिक्योरिटी फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं करते। आप रियल एस्टेट में करेंगे, प्राइवेट कंपनी, कमोडिटीज एंड अदर अल्टरनेटिव में। लेकिन इक्विटीज, फिक्सिंग इनकम इनकम इंस्ट्रूमेंट, ये सब में नहीं करते हैं। ठीक है। और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कहां पे डिफाइन है? रेगुलेशन 21B ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड रेगुलेशन 2012। ओके। इस पे डिफाइन किया गया है कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या है। इट रिफर टू एनी प्राइवेट पूल इन्वेस्टमेंट फंड इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट के और कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर की। ट्रस्ट के तहत भी कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, लिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है। और जरूरी नहीं है
कि कवर बाय एनी रेगुलेशन ऑफ सेबी गवर्निंग फंड मैनेजमेंट, ठीक है। जैसा म्यूचुअल फंड में होता है ना कि रेगुलेशन होते हैं, वैसा यहाँ पे जरूरी नहीं, ठीक है। सेबी ने कैटेगराइज किया है एआईएफ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को 3 कैटेगरी, तो प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। तो कैटेगरी 1 होता है एआईएफ का स्टार्टअप और अर्ली स्टेज वेंचर्स के ऊपर या सोशल वेंचर्स के ऊपर और एसएमई के ऊपर या इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर सेक्टर्स के ऊपर, ठीक है, विच द गवर्नमेंट और रेगुलेटर कंसीडर एज सोशली और इकोनॉमिकली डिजायरेबल, ठीक है। इसमें वेंचर कैपिटल फंड भी होते हैं, तो एसएमई फंड भी होते हैं, सोशल वेंचर फंड होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये याद रखिएगा। यहाँ इसको अगर अच्छे से देख लिए आप, ये क्वेश्चन आता है। कैटेगरी 3 होता है जहां पे कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज यूज की जाती है और यूज क्या लीवरेज और डेरिवेटिव का किया जाता है। यहाँ पे हेज फंड होता है, पाइप फंड होता है, ठीक है। फिर कैटेगरी 2 होता है एआईएफ इज डू नॉट फॉल इन कैटेगरी 1 एंड 3, ठीक है, जहां पे कोई लीवरेज और बोरोइंग ना की गई हो, ठीक है, वो कैटेगरी 2 में आता है। इसमें रियल एस्टेट फंड है, प्राइवेट इक्विटी फंड है और डिस्ट्रेस असेट, ठीक है। फिर होता है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का क्या इंपॉर्टेंट रोल है? इन्वेस्टमेंट एडवाइजर वर्क विद द इन्वेस्टर टू हेल्प देम डिसाइड ऑन असेट एलोकेशन or make a choice of investment based on assessment of their need, their time horizons and expectation, ठीक है। एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का क्या रोल होता है? वो इन्वेस्टर को हेल्प करता है असेट्स एलोकेशन में, उसमें आपको चॉइस ऑफ फंड भी डिसाइड करने का रहता है, ठीक है। आपको जो भी नीड होती है, टाइम होरिजन होता है, उसके अनुसार वो डिसीजन लेते हैं, ठीक है। फिर होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। यहां से कई बार क्वेश्चंस आया है कि एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ईपीएफ इज द स्कीम दैट यूज टू प्रोवाइड रिटायरमेंट बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ डिफाइंड बेनिफिट स्कीम टू एम्प्लॉय ऑफ कवर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एवरी एम्प्लॉयर इज ऑब्लिग टू प्रोवाइड 12% ऑफ बेसिक, एम्प्लॉयर्स को 12% देना है एज अ कंट्रीब्यूशन टू द स्कीम, और उतना ही इक्वल अमाउंट एम्प्लॉय के सैलरी से डिडक्ट, ठीक है। और ये फंड डिपॉजिट कहां पे होता है? ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विच एडमिनिस्टर एंड मैनेज द फंड। इस फंड में प्री डिटरमाइंड रेट पे इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। ये फंड इन्वेस्ट होते हैं डेब्ट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में, लेकिन यहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है होता, डू नॉट हैव टू एनी से इन द इन्वेस्टमेंट। आपको किसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डेब्ट में कर रहे हैं, इक्विटी में कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं होता है। अपने को रेट ऑफ प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट से मतलब होता है, ठीक है। फिर होता है नेशनल पेंशन स्कीम। ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर रिटायरमेंट स्कीम है। सब्सक्राइबर कंट्रीब्यूट करता है रेगुलर टू द स्कीम ऑन मैच्योरिटी। द फंड एक्यूमुलेटेड इन स्कीम कैन बी यूज्ड टू बाय एन्युटी प्रोडक्ट, ठीक है। एन्युटी यानी कि आपको पेंशन के प्रोडक्ट। सब्सक्राइबर विल आल्सो हैव द ऑप्शन टू पार्सली विड्रॉल द फंड। अपने पास ऑप्शन रहता है कि अपन पार्सली विड्रॉल कर सकते हैं। कॉर्पोरेट एनपीएस स्कीम कैन बी ऑफर बाय एम्प्लॉयर इन एडिशन टू अदर रिटायरमेंट बेनिफिट, ठीक है। कॉर्पोरेट एनपीएस स्कीम आपको एम्प्लॉयर के द्वारा एडिशनल रिटायरमेंट बेनिफिट के तहत ही प्रोवाइड की जाती है। एनपीएस ऑफर वेरियस चॉइस ऑफ फंड। एनपीएस में बहुत सारे चॉइस होते हैं, बेनिफिशियरी होते हैं, और आप इसमें चॉइस कर सकते हैं आपको कौन से प्रोडक्ट्स में जाना है। फिर होता है फैमिली बिजनेस। फैमिली ऑफिस रिफर टू ऑर्गेनाइजेशन दैट हैंडल द वेल्थ ऑफ वेल्थी फैमिली। दे टिपिकली केयर ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। किसी भी बड़ी फैमिली का इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग और जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसको आप मैनेज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे डे टू डे अकाउंटिंग भी करते हैं फैमिली इनकम एंड एक्सपेंस का, ठीक है। आप उनको पेमेंट भी देते हैं वेंडर्स को और हाउस होल्ड स्टाफ, ठीक है। देयर आर सिंगल फैमिली ऑफिस भी होता है और मल्टी फैमिली ऑफिस भी होता है, ठीक है। मल्टी फैमिली ऑफिस क्या करता है? मल्टीपल फैमिलीज के फाइनेंस को मैनेज करता है, ठीक है। फिर होता है कॉर्पोरेट ट्रेजरी।
जो कंपनीज और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास बहुत सारा सरप्लस फंड पड़ा होता है करंट अकाउंट्स में, अगर उनको दिख रहा है कि कुछ समय के लिए वो पड़ा हुआ है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वो फंड को टेम्पररी इन्वेस्टमेंट करती है जो आइडल फंड पड़ा है बैंक के करंट अकाउंट में। ठीक है, तो लार्ज कॉर्पोरेट कैसे यूज करती है, उनकी एक सेपरेट ट्रेजरी टीम होती है, वो इन इन्वेस्टमेंट को हैंडल करती है सरप्लस फंड के। ठीक है, और अदर बिजनेस सच एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पार्टनरशिप दिस एक्टिविटी में भी हैंडल बाय रेगुलर फाइनेंस। जो प्राइवेट लिमिटेड एंड पार्टनरशिप कंपनी है उनकी एक्टिविटी को रेगुलर फाइनेंस टीम हैंडल कर। ठीक है, और जो स्मॉल बिजनेस होते हैं वो अपने फंड को म्यूचुअल फंड में पास कर देते हैं। ठीक है, जिससे थोड़ा बहुत रिटर्न जनरेट हो जाए। रिटेल पार्टिसिपेट, रिटेल इन्वेस्टर इंक्लूड इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, इंडिविजुअल होते हैं जो बाय और सेल करते हैं अपने पर्सनल अकाउंट में, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन में नहीं करते हैं। HNI होता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, और UHNI होता है अल्ट्रा नेटवर्थ इंडिविजुअल, आर इंडिविजुअल इन्वेस्टर हु इन्वेस्ट लार्ज सम ऑफ मनी इन द मार्केट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत सारी परमिशन दी है NRIs को, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर को, कि आप भी अंडरटेक कर सकते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडियन कंपनी अंडर द ऑटोमेटिक रूल्स। ठीक है, फिर होता है प्रॉक्सी एडवाइजर्स, उनका क्या काम होता है, प्रॉक्सी एडवाइजर एडवाइज इन्वेस्टर इन रिलेशन टू एक्सरसाइज द राइट इन द कंपनी इंक्लूडिंग रिकमेंडेशन ऑफ पब्लिक ऑफर, वोटिंग रिकमेंडेशन। जो प्रॉक्सी एडवाइजर होते हैं ना, जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, उनको गाइड करते हैं कि आपको पब्लिक ऑफर में क्या करना है, वोटिंग में आपको क्या करना है, शेयर होल्डर्स के जो भी अनाउंसमेंट होते हैं, ठीक है, उनको कैसे यानी कि कैसे आपको बड़े प्लेयर्स को समझाना है। तो प्रॉक्सी एडवाइजर्स एनालाइज वोटिंग प्रपोजल, एनालाइज करते हैं और उनके इफेक्ट और इंटरेस्ट को बताते हैं इन्वेस्टर्स को। ठीक है, प्रॉक्सी इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनको इंगेज किया जाता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के द्वारा टू एडवाइज देम ऑन मैटर दैट कम फ्रॉम वोटिंग। ठीक है, फिर ट्रांजेक्शन कितने टाइप्स होते हैं, द काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, सिक्योरिटीज मार्केट में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, इमीडिएट सेटलमेंट टू डिस्टेंस सेटलमेंट। ठीक है, transaction type also vary based on transactions in the stock market or outside the stock market called OTC। ठीक है, तो एक होता है कैश ट्रांजेक्शन, इसकी वैलिडिटी होती है T+0 डे, सेटलमेंट होता है ऑकर ऑन द सेम ट्रेडिंग डे T+0 डे। तो वेयर जीरो डिफाइन द टाइम गैप बिटवीन द ट्रेड एंड सेटलमेंट। ठीक है, लेकिन कैश ट्रेड होता है जो फाइनेंशियल मार्केट में, वो मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट सेटल होता है 2 से 3 दिन में। ठीक है, इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो ग्रेजुअली स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम ऑल स्टॉक इनटू T+1 सेटलमेंट साइड। ठीक है, कैश ट्रेड T+0 डेज का होता है, लेकिन जो कैश सेटलमेंट होता है स्टॉक का वो T+1 डेज में। टॉम ट्रेड होता है जिसमें पेमेंट और डिलीवरी होती है नेक्स्ट डे, तो ये होता है T+1 डे। ठीक है, जो फॉरेन करेंसीज एक्सचेंज मार्केट है वो T+1 डेज में सेटल होता है। स्पॉट ट्रेड होते हैं ट्रेड वेयर सेटलमेंट ऑक्योर ऑन द स्पॉट डे। ठीक है, जो 2 बिजनेस डेज आफ्टर द ट्रेड, यानी कि आज ट्रेड लिया उसके 2 दिन बाद का डेट। ठीक है, इक्विटी मार्केट इन इंडिया ऑफर स्पॉट ट्रेड, फॉरेक्स मार्केट ग्लोबली बाय डिफॉल्ट ऑफर स्पॉट ट्रांजेक्शन इन फॉरेन एक्सचेंज। तो यहां से एक क्वेश्चन आता ही आता है, इसको प्लीज अच्छे से देखिएगा डिटेल में। फिर होता है फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टी, दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट होता है बाय और सेल अंडरलाइंग असेट। ठीक है, दो पार्टीज के बीच में डिसाइड होता है जो भी ऑब्लिगेशन है, जो भी इनका डिलीवरी सेटलमेंट प्रोसेस है, ये दोनों पार्टीज के द्वारा डिसाइड होता है। तो इसको ओवर द काउंटर ट्रेड भी, काउंटर कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। सेम फ्यूचर जो होता है वो स्टैंडर्डाइज एक्सचेंज ट्रेडेड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसको फ्यूचर बोलते हैं। इसमें लॉट साइज, क्वालिटी, टर्म ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी डेट, कैश सेटलमेंट और फिजिकल डिलीवरी, ये सब डिसाइडेड रहता है। ठीक है,
और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में सेटलमेंट की गारंटी लेता है क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन। लेकिन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कोई गारंटी नहीं होता, कोई भी एक पार्टी डिफॉल्ट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे काउंटर पार्टी रिस्क हमेशा बना रहा है। फिर होता है ऑप्शन, ओके। तो ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव द राइट नॉट अ ऑब्लिगेशन। अगर आप ऑप्शन को बाय करते हैं तो आप राइट बाय करते हैं, ठीक है। आपके पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता। ऑब्लिगेशन यानी कि आपको बाय और सेल करने का अंडरलाइंग असेट्स को, ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है, ठीक है। जो बायर और होल्डर होता है ऑप्शन का, वो प्रीमियम पेड करता है और राइट को बाय करता है। और सेलर जो होता है ऑप्शन का, वो प्रीमियम रिसीव करता है, लेकिन सेलर के पास ऑब्लिगेशन होता है टू सेल और बाय द अंडरलाइंग असेट्स। वो भी कब? जब बायर एक्सरसाइज करेगा अपनी राइट, ठीक है। तो कॉल गिव द बायर द राइट but not the obligation to buy a given quantity of underlying. Put give the buyer the right but not the obligation to sell a given quantity of underlying assets, ठीक है। ऑप्शन जो होता है वो ओटीसी और एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट दोनों में ट्रेड होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है स्वैप, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वैप इन अ फाइनेंशियल मार्केट इज अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, दो पार्टीज के बीच में होता है जहां पे कैश फ्लो एक्सचेंज होती है इन फ्यूचर अकॉर्डिंग टू प्री अरेंज फॉर्मूला, ठीक है। स्वैप से क्या हेल्प मिलता है? मैनेज होता है रिस्क, लाइक इंटरेस्ट रेट रिस्क, करेंसी रेट रिस्क और कमोडिटी रिस्क। तो इसको भी याद रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फिर ट्रेडिंग एक होता है, ट्रेडिंग, हेजिंग एंड आर्बिट्राज और प्लेजिंग ऑफ शेयर, इसको देख लेते हैं। तो ट्रेडिंग क्या होता है? एज अ ट्रेडर, मैं ट्रेडर हूं, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में मार्केट में बड़ा मूवमेंट मिल सकता है या नीचे डाउन टर्म भी आ सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं मार्केट में एंट्री लेता हूँ शॉर्ट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। और क्या करता हूँ? ट्रेडर और स्पेकुलेटर सीक टू बेनिफिट फ्रॉम एक्टिंग ऑन इंफॉर्मेशन, जो मेरे को इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग वर्क करता हूँ और बड़ी क्वांटिटी में शेयर बाय या सेल करता हूँ। अगर मुझे बड़ा प्रॉब्लम, यानी कि अगर मार्केट मेरे दिशा में जाती है तो मुझे प्रॉफिट होता है, तो मैं प्रॉफिट में निकल जाता हूँ या तो लॉस में निकल जाता हूँ। मगर कई बार ये भी होता है कि मार्केट मेरे डायरेक्शन में ना जाके अपोजिट डायरेक्शन में चली गई, तो उससे मुझे बड़ा लॉस हुई। तो ये ट्रेडर का काम है, ठीक है। वो हमेशा स्पेक्यूलेटर्स भी होते हैं, उनको मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट के लिए ही आते हैं, ठीक है। अगर उनको बड़ा मूवमेंट, बिग लॉस, बिग बिग प्रॉफिट दिख रहा है तब आप। हेजिंग क्या होता है कि मेरी एक बहुत बड़ी पोर्टफोलियो है, मुझे लगता है कि मार्केट में बहुत बड़ा गिरावट आ सकता है या अनकंडीशनल ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो मैं हेज करता हूं उस मूवमेंट। तो मैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज करता हूं, इंश्योरेंस यूज करता हूं, फॉरवर्ड फ्यूचर या स्वैप या ऑप्शन यूज करता हूं, जिससे मैं अपनी पोजीशन को हेज कर सकूं, जिससे मेरा लॉस लिमिटेड हो जाए। लेकिन लॉस जब लिमिटेड हो जाता है तो प्रॉफिट भी लिमिटेड हो जाता है, ठीक है। तो ये हेजर्स का काम होता है। हेजर्स मीन्स कि मुझे अपनी पोजीशन बचानी है, अपने पोर्टफोलियो को बचाना है बड़े लॉस। फिर आर्बिट्राजर, आर्बिट्राजर क्या करते हैं कि साइमल्टेनियसली परचेस करते हैं एक मार्केट से और दूसरे मार्केट में उसको सेल कर देते हैं। उनको मार्केट, एक मार्केट में प्राइस और दूसरे मार्केट में प्राइस में डिफरेंस दिखता है, यानी कि डिस्क्रिपेंसी दिखती है। तो वो क्या करते हैं? स्टॉक को बाय करते हैं स्टॉक स्पॉट मार्केट में और फ्यूचर में उसे सेल कर देते हैं, ठीक है। तो वो आर्बिट्राजर का काम है और वो तब तक करते हैं जब तक दो मार्केट के बीच में प्राइस का डिफरेंस लगभग जीरो ना हो जाए, ठीक है। लेकिन इफिशियंट मार्केट में आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलती, ठीक है, या तो बहुत कम समय के लिए मिलती, ठीक है। फिर प्लेजिंग ऑफ शेयर्स होता है। प्लेज मीन्स मैंने अपने शेयर को गिरवी रखा, ठीक है। तो अगर मैंने
प्लेज किया अपने सिक्योरिटीज को, तो मैं कहलाया प्लेजर। और जिसने मुझे उस सिक्योरिटीज के अगेंस्ट लोन दिया या जिसने गिरवी रखे मेरे शेयर, उसको बोलते हैं प्लेज। ठीक है। और सिक्योरिटीज हेल्ड इन डीपी अकाउंट कैन बी प्लेज और हाइपोथेटिकेटेड टू अवेलेबल टू लोन और क्रेडिट फैसिलिटी। ठीक है। When dematerialized securities are placed, they remain in the pledger demat account, but they are blocked so that they cannot use for any other transaction. जब शेयर को मैं गिरवी रखता हूं तो वो ब्लॉक हो जाते हैं, उसमें मैं ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता। ठीक है। तो प्लेजेड सिक्योरिटी कैन अनप्लेज, जब मैंने अपनी ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर ली, अपने लोन को कंप्लीट कर लिया, तब वो अनप्लेज हो जाता है। ठीक है। फिर होता है डीमैट एंड रीमैट ऑफ सिक्योरिटीज। डीमैट क्या होता है कि डीमैटेरियलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सिक्योरिटी हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म, ठीक है, इनटू होल्डिंग द सिक्योर बुक एंट्री फॉर्म। ठीक है। इन डीमैट वन इन्वेस्टर शेयर आर नॉट डिस्टिंग्विश फ्रॉम एंकर इन्वेस्टर शेयर। ठीक है। तो उसका कोई डिस्टिंक्टिव नंबर नहीं होता, कोई फोलियो नंबर नहीं होता। सेबी रेगुलेशन ने रिक्वायर किया कि कंपनी जो भी पब्लिक इशू करती है उनको आपको ई फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही शेयर देने हैं, यानी कि डीमटेरियलाइजेशन फॉर्म। ठीक है। फिर होता है रीमेट। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सिक्योरिटी जो डीमेट फॉर्म में, उसमें से कुछ शेयर आप अगर रीमेट फॉर्म में चाहते हैं, तो ऑन रिक्वेस्ट ऑफ इन्वेस्टर सिक्योरिटीज और रीमटेरियलाइजेशन और अलोकेटेड अलॉटेड इन फिजिकल फॉर्म with distinctive number। ठीक है। in place of security held electronically in book entry form with a depository। ठीक है। तो ये डीमैट और रीमैट भी पूछता है